जयपुर की विशेष एनआईए कोर्ट ने 2007 के अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट मामले में अपना फैसला सुना दिया और आज यही है हमारा केस ऑफ द डे। लेकिन केस ऑफ द डे से पहले डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर नजर। और सबसे पहले बात उपहार सिनेमा कांड की। उपहार केस में गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने गोपाल अंसल के सरेंडर करने के वक्त को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वो कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेंगे। गोपाल को गुरुवार को ही सरेंडर करना है। और आज गोपाल अंसल की तरफ से राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश की थी कि गोपाल की याचिका पर सुनवाई होली की छुट्टियों के बाद की जाए। तब तक गोपाल अंसल का सरेंडर करने का वक्त बढ़ा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की सुनवाई दूसरी बेंच कर रही है। फिलहाल किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती। मामले में सिर्फ मेरिट के आधार पर गुरुवार सुबह 10:30 बजे बातचीत होगी गया, जिसमें उन्होंने आके कोर्ट से ये उम्मीद रखी थी कि शायद उनकी जो सरेंडर की जो डेट है वो बढ़ा दी जाए। और इसीलिए उन्होंने, उनके जो वकील है, आज उन्होंने कोर्ट से ये कहा कि आप इसको होली के ब्रेक के बाद लगाइए। लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया और ये कहा है कि कल 10:30 बजे सुनवाई होगी। विनय वत्स इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य हैं विनय। और इसके अलावा क्या कुछ माननीय अदालत की तरफ से इस पूरे मामले में कहा गया, क्योंकि ये तो साफ कर दिया गया कि मामला इस बेंच का नहीं है, रियायत नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त और क्या कुछ कहा? अक्षय, इस मामले में आज राम जेठमलानी अपियर हो रहे थे। उन्होंने जस्टिस रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा की बेंच के सामने ये मैटर मेंशन किया, जिसमें कि वो चाहते थे कि ये जो मैटर है ये एडजर्न कर दिया जाए और होली की छुट्टियों के बाद लिया जाए ये मैटर। और तब तक के लिए जो सरेंडर डेट है वो एक्सटेंड कर दिया जाना चाहिए। सरेंडर डेट अभी कल के लिए है, जो लास्ट डेट है उन्हें सरेंडर करना है। लेकिन वो चाहते थे राम जेठमलानी की ये डेट आगे एक्सटेंड कर दी जाए, क्योंकि वो कल अपीयर नहीं हो सकते। उनके कोई अपॉइंटमेंट से पुणे जाना था उन्हें, इसकी वजह से वो कल अपीयर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो ये एडजर्नमेंट चाहते थे। लेकिन बेंच की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि कल ये मैटर 10:30 बजे लिया जाएगा और इसमें कोई जो भी सुनवाई होगी ये कल हो जाएगी 10:30 बजे सुबह। और सरेंडर एक्सटेंड होना चाहिए या फिर मेरिट पे जो भी डिस्कशन होगा वो कल हो जाएगी इस पर। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनय इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कल 10:30 बजे एक बार फिर इस पूरे मामले को सुनवाई होनी है और सरेंडर भी करना है। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री और जल निगम के चेयरमैन आजम खान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आज दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश हुए और कोर्ट के सामने पहले पेश न होने पर माफी की मांग की। आजम खान ने चुनाव में व्यस्तता को कोर्ट में गैर हाजिरी की वजह बताई। हाईकोर्ट ने एक मामले में पेश नहीं होने की वजह से उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को उच्च न्यायालय की आंखों में धूल झोंकने के लिए आड़े हाथ लेते हुए इस बात पर आश्चर्य जताया कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट स्तर के मंत्री पर जमानती वारंट तामील नहीं किया जा सका। मामले में जल निगम ने 2013 में अपने एक इंजीनियर से जुड़े ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की सुनवाई अब 21 मार्च को की जाएगी। आज हाई कोर्ट में अपनी बात कह सका और कोर्ट ने उसे एंटरटेन किया। कोर्ट की जितनी शिकायतें थीं या जो क्लैरिफिकेशन वो चाहते थे, क्योंकि उस ज़माने में मैं चेयरमैन था ही नहीं जब का ये केस है, तो मेरे इस बात को भी सुना गया और कोर्ट को ये एहसास है कि मैं कितना सख्त आदमी हूँ उसूलों में। खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। खुर्रम, सबसे पहले ये बताएं, क्योंकि कोर्ट की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई थी कि आजम खान आखिर अदालत के सामने पेश क्यों नहीं हुए, जिसके बाद आज मजबूरी थी, आजम खान को हर हाल में पेश होना था। क्या कुछ तर्क दिया आजम खान ने और साथ ही माफी की मांग भी तो की है आज? देखिए, आजम खान जो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज पेश हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पेश हुए थे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कल उनसे कहा था कि आप हाई कोर्ट जाएं, वहां अपना पक्ष रखें, वहां आप पेश हो, आगे कोई बात होगी। तो कोई रास्ता बचा नहीं था आजम खान के पास सिवाय हाई कोर्ट में पेश होने का। आज वो हाजिर हुए हाई कोर्ट में और वहां की हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले माफी मांगी, अपनी गैर हाजिरी की। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत छोटा शख्स हूँ और यहाँ कोर्ट में आकर अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और उसके बाद उन्होंने एक सफाई भी जरूर दी कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहे थे उस कारण वो समय निकाल नहीं पाए। कोर्ट ने हालांकि उस बात को माना, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अब 15 दिन का समय है, इस जो
याचिका है उसका आप निस्तारण करें, यानी कि जो जल निगम का जो अधिकारी है उसका जो मामला फंसा रखा है जल निगम में, आप उसका 15 दिन के अंदर पूरा करें। तब आजम खान ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था, अब उनके संज्ञान में है, वो इसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक का ये मामला था, यानी कि जिस वक्त का ये मामला था उस वक्त वो चेयरमैन नहीं थे जल निगम के, ये भी उन्होंने कोर्ट को कहा। लेकिन कोर्ट ने 21 तक का वक्त दिया है जल निगम को, चेयरमैन है आजम खान, अब 21 तारीख तक का उनके पास वक्त है इसको पूरा निपटाने का। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात और कही, वो ये कि चुनाव के नतीजे आ जाएं तो वो इसको भी सही कर देंगे। यानी कि देखना ये होगा कि जो 11 तारीख को नतीजे आना है उसके पास क्या आजम खान के पास इसको पूरा करने का वक्त होता है, कोर्ट के आदेश को पूरा करने का मौका मिलता है, या फिर कोई और शख्स आता है उस कुर्सी पर वो पूरा करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आजम खान ने कोर्ट से माफी मांगी है और साथ में ये कहा है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के कारण वो आ नहीं पाए थे, उनकी जिम्मेदारी पार्टी के प्रति भी थी, उसको वो पूरा कर रहे थे। कोर्ट ने 21 तारीख तक समय दिया, उसके बाद इस याचिका पर एक बार फिर सुनवाई होगी। लेकिन आजम खान आज हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में पेश हुए और उन्होंने माफी भी मांगी। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खुर्रम इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा इस बात को लेकर निर्देशित किया गया था, नाराजगी भी जाहिर की गई थी कि आखिरकार कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं हुए, जिसके बाद आजम खान आज दोपहर 2 बजे कोर्ट के समक्ष पेश हुए और उन्होंने माफी की मांग भी की है और इससे पूरे मामले को लेकर अब अगली सुनवाई होगी और तब तक इस याचिका के निस्तारण की बात भी कही गई। वहीं छोटे दलों को चुनाव लड़ने की बाध्यता के मामले में दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। चुनाव आयोग ने छोटे दलों के लिए चुनाव में कम से कम 10% सीटों पर चुनाव लड़ना अनिवार्य कर दिया। इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का वक्त दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाल यौन शोषण अपराधों से जो जांच से संबंध में निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में जांच के दौरान पीड़ित की पहचान नहीं उजागर होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि विशेष अदालत के फैसलों में भी पीड़ित का नाम, उसके माता पिता का नाम या फिर किसी और संबंधित जानकारी का उल्लेख नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई बंद दरवाजे में होनी चाहिए। साथ ही ऐसे पीड़ित से उत्तेजित होकर सवाल भी नहीं पूछे जाने चाहिए। अगर पीड़ित कोर्ट में उपस्थित होकर बयान देने में असमर्थ हो तो उसके बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। उधर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस के एक पुलिसकर्मी के 23 साल पुराने केस में अहम फैसला सुनाते हुए प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता मंगत राम को एसआई की पोस्ट पर 25 जनवरी 1991 से और इंस्पेक्टर की पोस्ट पर 9 अक्टूबर 1993 से प्रमोट किए जाने पर विचार करें। साथ ही याचिकाकर्ता को उस समय की प्रमोशन के हिसाब से उनकी सैलरी तय करते हुए सभी लाभ भी प्रदान किए जाएं। उधर गंगा की सफाई के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने आज कानपुर के कार्यवाहक निगम आयुक्त के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। कल न्यायाधिकरण ने कानपुर के निगम आयुक्त के खिलाफ वारंट जारी किया था। न्यायाधिकरण ने जानना चाहा कि कानपुर में कितनी कॉलोनियां हैं और इनमें से कितनी नियोजित हैं। इस पर बेंच को बताया गया कि कानपुर में 110 वार्ड और 1699 कॉलोनियां हैं। जब बेंच ने पूछा कि अनियोजित कॉलोनियों का कचरा कहां जाता है तो ये बताया गया कि इनका कचरा नालों में गिरता है और ये नाले निगम के नालों में गिरते हैं और फिर ये सारा पानी गंगा में गिरता है। मामले पर सुनवाई कल भी जारी रहेगी। तो कल भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जारी रहेगी। गंगा की सफाई पर सुनवाई लगातार एनजीटी में चल रही है। कानपुर के नगर आयुक्त से पूछे गए कई सवाल। अब बात करेंगे केस ऑफ द डे की। स्वामी सीमानंद को 2007 के अजमेर दरगाह में धमाके के मामले में एक विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। इस मामले में अदालत ने 3 अन्य सुनील जोशी, देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को मामले में दोषी करार दिया। इनमें सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। सीमानंद पर हमले की योजना बनाने का आरोप था। 11 अक्टूबर 2007 को हुए इस ब्लास्ट में 3 लोगों की जान गई थी और तकरीबन 20 लोग जख्मी हुए थे। मामले की जांच 2011 में एनआईए को सौंपी गई थी। चार्जशीट में असीमानंद को मास्टरमाइंड बताया गया था। असीमानंद और 6 अन्य पर हत्या, साजिश रचने, बम लगाकर धमाका करने और घृणा फैलाने का आरोप लगाया था।
एनआईए इस मामले में करीब 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर चुकी थी। 3 आरोपी अभी भी फरार। का देहांत हो चुका है। बाकी देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को दोषी माना है। उनको सेक्शन 120B रेड विथ 295 और एक्सप्लोसिव एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के अपराधों के संबंध में दोषी माना गया है। सजा के बिंदु पर 16 तारीख को सुनवाई होगी। या तो स्वामी असीमानंद को 2007 के अजमेर दरगाह में धमाके के मामले में विशेष अदालत ने बरी कर दिया और इस मामले में अदालत ने 3 अन्य सुनील जोशी, देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को मामले में दोषी करार दिया है। क्या कुछ आज अदालत की कार्रवाई के दौरान हुआ, इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ सत्यार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य हैं। सत्यार्थ, 3 लोगों को इस पूरे मामले में दोषी करार दिया गया, वहीं असीमानंद को बरी भी कर दिया गया है। सजा के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई? सजा का ऐलान कब तक होगा जिन्हें दोषी करार दिया गया? जी, जो पूरा मामला था इसमें 149 विटनेसेस पूरे आए थे, जिसमें से 26 हॉस्टाइल हो गए थे इस मामले में। 2007 का ही मैटर है और जिसमें से एक एक्यूज की डेथ उसी टाइम हो गई थी जिसको आज कन्विक्शन हुआ है। और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए कोर्ट ने 16 मार्च की डेट फिक्स की हुई है कि 16 मार्च को हम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट तय करेंगे। लेकिन आज उन्होंने यही कहा कि इनको सजा हो गई है, तीनों को। कोर्ट ने यही किया। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्यार्थ इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो 3 लोगों को इस पूरे मामले में दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें कि एनआईए इस मामले में करीब 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर चुका था। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। वही बात जाट आरक्षण की। जाटों को आरक्षण जारी रखने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव राहुल भटनागर से जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने राम सिंह केस के फैसले के तहत हाईकोर्ट के जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने निर्णय लेने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जाट जाति को पिछड़ा वर्ग मानने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता राजवीर और अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आदेशित किया था कि प्रत्यावेदन चीफ सेक्रेटरी इसको डिसाइड करें। अब जिस दिन प्रत्यावेदन प्राप्त हो 8 सप्ताह के अंतर्गत, उसके उपरांत जब उन्होंने डिसाइड नहीं किया माननीय चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने, तब कंटेम्प्ट दाखिल किया गया। कंटेम्प्ट में फिर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया कि 2 महीने में फिर इनको समझ दिया गया डिसाइड करें। फिर उन्होंने डिसाइड नहीं किया तो पुनः आदेश, पुनः कंटेम्प्ट पिटीशन की लिबर्टी मिली थी तो पुनः कंटेम्प्ट पिटीशन की गई। तो माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश 25/1/2017 के द्वारा फिर उनको ये कहा, हमें आदेशित किया कि एक कॉपी उनको दी जाए। चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा कि आपने इसमें क्या किया तक। उधर इलाहाबाद में शियाट्स यूनिवर्सिटी में मारपीट के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख बरकरार। अब हाईकोर्ट ने मारपीट वाले वीडियो में बंदूक थामे दिख रहे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार से तलब की। मामले की अगली सुनवाई अब 20 मार्च को होगी। शियाट्स यूनिवर्सिटी में मारपीट के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतीक अहमद को गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले हाईकोर्ट के आदेश पर ही अतीक अहमद और उसके भाइयों के हथियारों के लाइसेंस भी रद्द किए गए। लाइसेंस रद्द करने की ये फाइल तकरीबन 10 साल से लंबित थी। पूर्व एसपी क्राइम को ही जांच सौंपी गई है और एसपी क्राइम ने आज हाईकोर्ट के समक्ष जांच रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि 5 आरोपियों को अभी तक हमने गिरफ्तार कर लिया है। लीज बैक पॉलिसी के तहत जमीन वापसी में घपले को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने यह पूछा है कि लीज बैक पॉलिसी के मानक आखिर हैं क्या। साथ ही कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि अधिग्रहित जमीन की कितनी फीसदी जमीन की वापसी हो सकती है। याचिका में नोएडा अथॉरिटी पर जमीन वापसी में भेदभाव करने का आरोप लगाया गया। मामले की सुनवाई अब 10 मार्च को की जाएगी। महागुन बिल्डर को 450 करोड़ में 4000 वर्ग मीटर जमीन दी गई। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।